सबसे पहले वेरी थैंक यू फॉर दीज नाइस कमेंट्स, लव यू ऑल। इस वीडियो पे भी कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में शो करूंगी। लेट्स स्टार्ट। कहानी की शुरुआत होती है हमारी मेन लीड यूजिन के साथ, को बीजिंग में किसी को सर्च कर रही होती है। वो इतनी देर से किसको ढूंढ रही है और उसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था, यही हमें मूवी में देखेंगे। वो अब जिस साल में किसी को ढूंढ रही है वो है 2015। अब कुछ सालों पुरानी बातों को दिखाते हैं और यह है 2007। यूजिन के पापा को कोई बीमारी होने से उन्हें कई दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और इसीलिए उसे दिन और उसकी माँ ने बहुत मेहनत करके कुछ पैसे जमा किए थे और इसीलिए साल में यूजिन ने एक हाई स्कूल भी ज्वाइन किया होता है। अब इस हाई स्कूल में अच्छी तरह पढ़कर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ करना और फिर लाइफ में सेटल होना, ये उसका सपना है और इसी बात को यूजिन अपनी मंजिल मानती है। फिर वो बस में ट्रैवल करके अपने हाई स्कूल पहुंच जाती है और स्कूल के पहले दिन कोई स्टूडेंट एक महंगी बाइक में आता है और वो उसकी गाड़ी को एक 5% चलकर पास में चलने वाले यूजिन के चेहरे पर पानी उड़ने जैसा कर देता है। फिर वो बाइक से उतर कर आता है और यही है दोस्तों इस मूवी का हीरो। जैंग एक बहुत अमीर घर से होता है और अच्छी पढ़ाई भी कर लेता है। इतना ही नहीं बल्कि हाई स्कूल में आयोजित करने वाले सारे खेल में इसे काफ़ी लड़कियों ने प्रपोज भी किया होता है, लेकिन इसने सभी को रिजेक्ट कर दिया है। क्लास में जैंग की एक खास दोस्त है जिसका नाम जो है और उसी तरह यूजिन जब क्लास से पहली बार जाती है तब मू यूजिन की लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। अब पहले दिन सभी अपनी क्लास में जाकर बैठते हैं और यूजिन आगे वाले बेंच में बैठ जाती है। अब इसी तरह रोज क्लास चलती है और कई दिनों के बाद दिखाते हैं कि एक स्टूडेंट क्लास में सबके एग्जाम पेपर बांट रही है। पिछले एग्जाम में भी हमारे हीरो जैंग के सारे सब्जेक्ट्स में टॉप किया होता है, लेकिन यूजिन कई सब्जेक्ट्स में बॉर्डर पास हुई होती है और उस दिन यूजिन के मिले हुए कम नंबर को देखकर बगल में बैठा हुआ जैंग उसकी मजाक उड़ाने लगता है। वो उसको कहता है, तुम्हें जब पहली बार देखा था तो मुझे लगा तुम अच्छी पढ़ाई कर लेती होगी, लेकिन अब पता लग रहा है तुम भी तो हमारी तरह हो। अब ये सुनकर यूजिन को बहुत ही बुरा लगता है और कहता है, तुम अगर चाहो तो मेरे नोट्स लेकर पढ़ सकती हो, उससे तुम सम्स को आसानी से समझ सकती हो। और ये सुनकर यूजिन उसे जवाब देती है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है लगती है। तब जैंग उसके हाथ से बुक छीनकर और मजाक करते हुए खेलने लगता है और तब यूजिन की बुक में उसकी कोई पर्सनल चीज़ नीचे गिर जाती है और इसका यूजिन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो जैंग के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारती है। अब ब्रेक खत्म होता है और क्लास फिर से शुरू होती है। तब जैंग माफी मांगते हुए उसके नोट्स को वापस करने की कोशिश करता है और फिर वो उसकी टेबल को अपने पैर से हिलाकर उसे डिस्टर्ब करने लगता है, लेकिन यूजिन अपने टेबल से जैंग के पैर को ही कुचल देती है और फिर से एक जैंग को परेशान किए बिना चुप रह जाता है। अब क्लास खत्म होती है और फिर यूजिन और उसकी फ्रेंड मू साथ चलकर जा रहे होते हैं। तब वहां जैंग अपने दोस्त जो से गुस्सा आता है, जो यूजिन से कहता है कि इसके इस तरह से लंगड़ाकर चलने की वजह सिर्फ तुम ही हो और तुम्हारी वजह से ही इसको इतनी चोट पहुंची है। अब मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, इन सब के लिए सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो, इसीलिए तुम्हें इसके इलाज का खर्चा देना होगा। और फिर यूजिन अपना एटीएम कार्ड उन्हें दे देती है। फिर पता चलता है कि यूजिन को किसी तरह के साथ बात करने के लिए जो से ऐसा नाटक करने को कहा होता है। फिर जैंग, जो और उनके सारे फ्रेंड्स कैंटीन में बैठे होते हैं। तब जो सभी से कहता है कि आज तुम सबके खाने के पैसे मैं ही दूंगा। इस एटीएम कार्ड में जितने भी पैसे हैं उनसे तुम सब अपना पसंदीदा खाना मंगवा लो और आराम से खाओ। और अब ऐसी ट्रिक कौन छोड़ा जाएगा, तो सभी वहां पर अपना पसंदीदा खाना ऑर्डर करते हैं और मस्त मस्त खाते हैं। तब वहां मुंह आकर कहती है कि क्या तुमने उस एटीएम कार्ड के सारे पैसे उड़ा दिए? तुम्हें पता है कि उसने कितनी मेहनत से इतने पैसे इकट्ठे किए थे? उसने ये सारे पैसे यहाँ हॉस्टल के खर्चे के लिए इकट्ठा किए थे और उसे ऐसे परेशान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और ये कहकर वो बाहर चली जाती है और तब जैंग को बहुत ही बुरा लगता है और वो तय करता है कि वो उसके पैसे को वापस कर देगा। फिर वो क्लास में यूजिन के पास जाकर उसके एटीएम कार्ड को वापस कर देता है। फिर जैंग से मिलने यूजिन आती है। तब वो स्पोर्ट्स क्लास में होता है और वो सब खत्म करके जब जैंग यूजिन के पास आता है तब यूजिन उससे बातें करने लगती है। वो कहती है कि मेरे एटीएम कार्ड में काफ़ी पैसे हैं जो मेरे नहीं हैं और मुझे पता है कि ये सब तुम्हारे पैसे हैं, इसीलिए इन्हें तुम रख लो। तब जैंग कहता है कि नहीं नहीं, उन पैसों को तुम ही रख लो, मैं तुम्हारे लिए कंपाउंड के पैसे हैं। लेकिन यूजिन उसकी बातों को नहीं मानती और वो उन पैसों को उसको वापस कर देती है। अब क्लास खत्म होने के बाद यूजिन अकेले में टेरेस पर उदास होकर खड़ी रहती है और तब वहां झांग आकर उससे पूछता है, तुम इस तरह उदास क्यों हो? तुम्हें जो भी परेशानी हो रही है मुझसे कह सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और यूजिन भी उसको सारी बातें बताने लगती है। वो कहती है कि मेरी फैमिली की परिस्थिति को सोचकर मुझको बहुत ही दुख होता है और इसके लिए मैं अपनी पढ़ाई और एग्ज़ाम पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ और एग्ज़ाम में मुझको बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं और ये सब सोचकर मैं बहुत ही परेशान हो रही हूँ।
तब झैंग कहता है कि बस इतनी सी बात है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको सब कुछ सिखा दूंगा और तुम चाहो तो रोज क्लास खत्म होने के बाद तुम यहाँ पर आ सकती हो और तुमको कई आसान ट्रिक सिखा दूंगा जिससे तुम बड़ी आसानी से अच्छे नंबर स्कोर कर सकती हो। इसके लिए यूजिन उसको मना करना चाहती है, लेकिन फिर सोचती है कि उसकी माँ ने उससे कहा था कि अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए उसे यहाँ अच्छे मार्क्स लाने होंगे। इसलिए यूजिन की बात मानकर रोज क्लास खत्म होने के बाद उसी टेरेस पर मिलने को कह देती है ताकि वो उसको पढ़ा सके। और इसी के चलते अगला एग्जाम में यूजिन बहुत ही अच्छे मार्क्स लाती है और ये सब झैंग की वजह से हुआ होता है। अब यूजिन की दोस्त मू जो से प्यार कर रही होती है, इसीलिए वो जो से मिलने के लिए अक्सर स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाती है। अब दिखाते हैं कि अगले दिन सुबह झैंग मू से मिलकर पूछता है, आज यूजिन क्लास क्यों नहीं आई, उसे क्या हुआ है? तो मू कहती है कि उसने मुझे भी कुछ ठीक तरह से नहीं कहा है और वो अपने घर गई और वापस हो जाएगी। अब ये सुनकर झैंग बड़ा ही परेशान हो जाता है, ये सोचकर कि वो ऐसे बिन बताए क्यों चली गई। अगले दिन भी क्लास में नहीं आती और उसके अगले दिन मू यूजिन की जगह पर आकर बैठती है। आखिर यूजिन कब स्कूल आएगी? तब वो कहती है कि वो हॉस्टल में आ चुकी है, लेकिन पता नहीं वो आज क्लास क्यों नहीं आई। अब ये सुनते ही झैंग यूजिन से मिलने जाता है। यूजिन से मिलने पहुंचकर झैंग यूजिन से पूछता है, तुम आज स्कूल क्यों नहीं आई और तुमने इतने दिनों तक छुट्टी क्यों ली थी? क्या मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई? इस पर यूजिन कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो और आगे सिर्फ मुझसे यहाँ मिलने मत आना। लेकिन तब झैंग यूजिन का हाथ पकड़कर एक काले कलर का कार्ड देख लेता है और इसका मतलब ये होता है कि यूजिन के पापा गुजर चुके हैं। ये बात झैंग समझ लेता है और फिर वो झैंग से फिर कहती है कि मुझसे मिलने मत आना और वहां से बाहर चली जाती है और झैंग उसके पीछे पीछे जाने लगता है। और यूजिन ने अभी अपने पापा के बारे में सोचकर रोते हुए बहुत ही उदास हो रखी होती है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि हाई स्कूल में फेयरवेल चल रही है। अब हाई स्कूल की पढ़ाई भी खत्म होने वाली होती है और एक छोटी पार्टी में सभी स्टूडेंट्स मस्त में मजे कर रहे होते हैं। उस पार्टी में झैंग आता है और यूजिन को देखते ही वो सोचता है कि मैंने इतने दिनों तक यूजिन से बात ना करके बहुत ही बड़ी गलती की है, इसीलिए आज किसी तरह मुझे उससे माफी मांगकर उससे बात ही कर लेनी चाहिए। और यूजिन भी यही सोचकर बैठी होती है कि झैंग जरूर उससे बात करने आएगा। फिर झैंग यूजिन के पास जाकर उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? और वो भी हाँ कह देती है और दोनों साथ मिलकर डांस करने लगते हैं। और उसी पार्टी में जो और मू भी एक साथ डांस कर रहे होते हैं और अचानक वहां पावर कट हो जाती है और इसी बहाने से जो मू को किस कर देता है। और जब झैंग यूजिन को किस करने जाता है तब करंट आ जाती है और यूजिन वहां से बाहर चली जाती है। फिर बाहर जाकर दोनों बातें करने लगते हैं। उसे झैंग कहता है, तुम मेरे साथ चले जाओ, हम वहां साथ रहेंगे और शादी कर लेंगे और मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। अब ये सब सुनकर यूजिन को समझ ही नहीं आता कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि झैंग एक करोड़पति का बेटा है और इस तरह प्रपोज करते ही तुरंत हाँ कहने पर झैंग उसके बारे में क्या सोचेगा, ये सोचकर वो उसे किस करके वहां से चली जाती है। और इससे झैंग समझ ही लेता है कि यूजिन ने हाँ कह दिया है। लेकिन यूजिन तय कर लेती है कि इसके बाद उसे झैंग से कभी नहीं मिलेगी और वहां से चली जाती है। अब साल 2009 में दिखाते हैं जो यूजिन सिटी में होने वाली लाइब्रेरी में काम कर रही होती है और वहां पर जुआन नाम का एक सीनियर उससे बहुत ही ज्यादा क्लोज होने लगता है। जुआन यूजिन को बहुत ही पसंद करता है, वे दोनों हमेशा उनके कामों को शेयर करते रहते हैं और इसीलिए उन दोनों के बीच में एक अच्छा रिश्ता बन जाता है। जब बाहर वेट कर रही होती है तब उसे लगता है कि उसे कोई पुकार रहा है और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि झैंग होता है। वो यूजिन के पास आकर बातें करने लगता है और कहता है, मैंने आखिरी बार तुम्हें फेयरवेल में देखा था, लगता है तुम मुझको भूल चुकी हो। तो यूजिन उससे पूछती, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या काम है तुम्हें? तब झैंग कहता है, तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मैं यहाँ के पास वाले मंदिर में जा रहा हूँ। और तब वहाँ जुआन भी आ जाता है। फिर यूजिन उससे झैंग का परिचय कराती है और जुआन झैंग से कहता है कि मैं यूजिन का बॉयफ्रेंड हूँ। और ये सुनकर झैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि अच्छा, मैं भी यूजिन का बॉयफ्रेंड हूँ और मैं यूजिन को तुमसे पहले से जानता हूँ। फिर वो कहता है कि मैं अपनी बहन के साथ पास वाले मंदिर में जा रहा हूँ, क्या तुम दोनों हमारे साथ चलोगे? वे दोनों कुछ सोचकर वहीं खड़े रहते हैं। तब झैंग कहता है, मेरे पास कार है और हम सभी वहां आसानी से जा सकते हैं। फिर सभी उस मंदिर में जाते हैं। उस मंदिर की खासियत होती है कि वहां काफी सारी पुरानी किताबें हैं और कुछ चीजें रखी होती है जिनमें लोगों को अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं इन बातों को लिख देते हैं और वे सभी किताब को लेकर उसमें लिखने लगता है और झैंग भी एग्जाम में लिखने की तरह कुछ लिखता है। अरे तुम इतना क्या लिख रहे हो, जरा मुझे भी बताओ।
यूजिन कहने पर वो कुछ नहीं कहता और किताब बंद कर देता है। फिर काफी देर तक अकेले में बातें कर रहे होते हैं और उन्हें इस तरह बातें करते हुए देखकर जुआन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उनकी बातों को बंद करने लगता है। अब यहाँ झैंग यूजिन से कहता है, तुम फेयरवेल के बाद मुझसे मिलने तक नहीं आई, तुमने मुझे इस तरह क्यों छोड़कर चली गई? मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने जवाब में मुझसे कुछ नहीं कहा था। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। मुझे अभी के अभी इसका जवाब चाहिए और तुम जवाब दो। लेकिन यूजिन उससे कुछ नहीं कहती। अब दिखाते हैं कि झैंग, यूजिन और जुआन ये तीनों डिनर के लिए पास वाले रेस्टोरेंट में गए होते हैं और वहां झैंग यूजिन को कुछ ड्रिंक्स पीने देता है। पहले तो मना करती है और जुआन भी उससे उन ड्रिंक्स को यूजिन को देने से मना करता है, लेकिन झैंग उससे कहता है कि सिर्फ मेरे लिए एक बार इन ड्रिंक्स को यूज करके देखो। और फिर उसको पीते ही यूजिन नशे में आकर वहीं टेबल पर सो जाती है। और तब नशे में सोई हुई जिन बड़े बड़े जैंग का नाम लगातार कहने लगती है। अब ये देखकर जान तो बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसने अब तक जैंग को याद रखा होता है और उसकी यादों में ही वो उसका नाम बड़बड़ा रही होती है। लेकिन ये सब देखकर जान बहुत ही गुस्सा हो जाता है। फिर तीनों वहां से निकलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अब अगले दिन लाइब्रेरी में जाकर जैंग यूजिन से बातें करने लगती है, लेकिन पिछले दिन नशे में जैंग का नाम बड़बड़ा रही थी। इस बात से गुस्सा होकर वो उसकी बातों को टालने लगता है और उसे बात ही नहीं करने देता। और इससे उदास होकर घर में जाकर उसे पूछती है कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने मुझे उन ड्रिंक्स को पीने को क्यों कहा? उसे जॉन ने मुझे गलत समझ लिया है, ये सब तुम्हारी गलत है। अब ये सब सुनकर जांग कहता है कि मैं इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और मैं तो इस उम्मीद में रहा हूँ कि तुम एक दिन आकर कहोगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझे अपना लोगी। लेकिन तुम जॉन को बुरा लगने की बात के बारे में सोचकर परेशान होगा। हम जब फेयरवेल में मिले थे तो मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम मुझको पसंद करती हो, लेकिन उसके जवाब में हाँ कहने जैसा तुमने मुझे किस किया था और उसके बाद तुमने मुझे पूरी तरह से अवॉइड कर दिया और इस पे मेरी कोई गलती नहीं है। इस तरह वो गुस्से में बात करता है। अब ये सब होने के बाद यूजिन उससे कहती है कि अब मैं तुमसे मिलने कभी नहीं आऊंगी और वहां से चली जाती है। अब 2 साल बाद 2011 का सीन दिखाया जाता है। यूजिन की फ्रेंड एक हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी कर रही होती है और उसे हॉस्पिटल में एक इंसान एडमिट हुआ होता है और वो कोई और नहीं बल्कि जैंग का दोस्त जुआन ही होता है, जो हाई स्कूल में एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उसके बाद वो दोनों अलग हो गए थे और अब ये दोनों फिर मिलते हैं और अब दोनों पहले की तरह क्लोज होने लगते हैं। यहाँ यूजिन अपने गाँव में अपनी माँ से मिलने आती है। यूजिन की माँ की मदद के लिए वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन उनका भाई उनकी अच्छी तरह से देखभाल कर रहा होता है और काफी दिनों के बाद ये तीनों एक साथ एक घर में खुश नजर आते हैं। अब दिखाते हैं तो यूजिन अपनी माँ के साथ जाते हुए बातें कर रही है। तब उसी जगह पर उसे जैंग को देखती है और उसको देखकर यूजिन सोचती है कि ये इतने सालों बाद मेरे गांव में क्यों आया है। और तब जैंग यूजिन से कहता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मेरी माँ की एक इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री यहाँ पर है और उसी के किसी काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और इस तरह से वो कुछ बातें करने लगते हैं। फिर वो यूजिन और उसकी माँ के साथ उनके घर में रुकता है और उसी रात यून और जैंग दोनों बहुत ही अच्छी बातें करते हैं कि तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, और वहाँ के खिलौने को देखकर पूछता है कि क्या आप लोग इस तरह का बिजनेस करते हैं, इस बिजनेस में तो काफी प्रॉफिट है। ऐसे कई सवाल करने लगता है। तब वो कहती है कि इस खिलौने को पूरी तरह से बनाने पर हमें बस इतने डॉलर्स मिलते हैं। अब ये सुनकर जैंग यूजिन से कहता है कि बस इतना ही मिलता है, तो ये तुम मुझ पर छोड़ दो और एक काम बंद करके आज तुम मेरे साथ कुछ बातें करो, क्योंकि काफी सारा बाद में तुमसे मिला हूँ। अब ये सब बातें सुनते ही यूजिन कहती है कि इस खिलौने से हमें मिलने वाले पैसे हमारे परिवार को गुजर करने के लिए काफी हैं। ये सब बातें तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। ये कहकर यूजिन वहां से चली जाती है, लेकिन रात भर सोई बना जैंग धीरे धीरे उन खिलौनों को बनाने लगता है और तब उसने जो काम अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया होता उस काम को यूजिन के लिए करना चाहता है। अब अगले दिन सुबह थका हुआ जैंग बाहर सो रहा होता है। तब वहां यूजिन आकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों सोए हुए हो, क्या कल रात में ठीक से नींद नहीं आई? अब ये सुनते ही जैंग वो खिलौना लेकर कहता है, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। उस खिलौने को देखकर यूजिन को बहुत ही हंसी आ जाती है। वो कहती है कि मान लिया कि तुमने रात भर सोए बिना उसको बनाया है, लेकिन इस खरगोश के खिलौने में तुमने उसके कान को सही से नहीं बनाया है। और इस बात से दोनों हंसने लगते हैं। फिर यूजिन जैंग के हाथों में देखती है तो खून आया होता है, क्योंकि काम करते वक्त उसे शायद लग गई थी। और तब यूजिन सोचने लगती है कि जैंग करोड़पति है, लेकिन वो ये सब सिर्फ इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो मुझको बहुत ही पसंद करता है। अब वो समझ आ जाती है कि सच में जैंग उससे बहुत ही प्यार करता है। और उसी समय जैंग यूजिन से कहता है कि तुम बीजिंग में क्यों नहीं नौकरी कर लेती, तुम वहां पर अप्लाई कर दो और अगर तुम बीजिंग आओगी तो हम दोनों साथ में रह सकते हैं। प्लीज मेरे लिए तुम वहां जाओ। अब यूजिन इसके लिए हाँ कह देती है और फिर यूजिन जैंग की बातों को मानते हुए बीजिंग में सारी नौकरी
नौकरी के लिए अप्लाई कर देती है। फिर कई एग्जाम भी देती है, लेकिन पहली कोशिश में वो सफल नहीं हो पाती और यूजिन के साथ एग्जाम के लिए ट्राई करने वाली उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम सिर्फ बीजिंग में ही क्यों ट्राई कर रही हो, तुम पास वाले शंघाई में भी ट्राई कर सकती हो क्योंकि वहां पर बहुत सारी वैकेंसीज हैं। और फिर उसके बाद मानकर वो शंघाई में नौकरी के लिए अप्लाई कर देती है और वहां पर उसको जॉब भी मिल जाती है। अब इस बारे में कुछ खबर देने के लिए वो जैंग को कॉल करके उससे बातें करने लगती है। वो कहती है मुझे बीजिंग में कोई नौकरी नहीं मिली, लेकिन शंघाई में एक नौकरी मिल चुकी है। अब ये सुनकर गुस्से में उससे कहता है कि तुम कभी मेरी बातों को नहीं मानती, मैं इस उम्मीद में था कि तुम बीजिंग आ जाओगी। फिर जैंग को समझाने के लिए वो ट्रेन से सफर करके जैंग के पास आ रही होती है। उसी समय जैंग का कॉल आता है और वो कहता है कि तुम कहाँ पर हो, मैंने फोन में तुमसे गुस्से में बातें कह दी थी, लेकिन मैं तुमसे मिलकर बातें करने के लिए ट्रेन में आ रहा हूँ। फिर इस तरह बातें करके वे दोनों एक कॉमन जंक्शन में उतरकर काफी देर बातें करते हैं और इसीलिए वे दोनों एक दूसरे को हग भी करते हैं और बड़े खुश होते हैं। अब और कुछ दिनों के बाद दिखाते हैं कि यूजिन की हाई स्कूल फ्रेंड मो उससे मिलकर बातें कर रही होती है। वो कहती है कि मैं और सोया कई सालों से प्यार कर रहे हैं, लेकिन अब जोया दूसरी लड़की के साथ शादी करने जा रहा है और इसीलिए अब मैं उसकी जिंदगी में एक मुसीबत बनकर नहीं रहना चाहती और इसीलिए मैंने दूसरे देश में जाने का फैसला कर लिया है। तुमसे मिलकर इस बात को बताने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। फिर वो भी अब्रॉड चले जाती है। अब दिखाते हैं कि जैंग की बहन यूइन की एंगेजमेंट होने जा रही है और उसकी एंगेजमेंट फंक्शन में जैंग यूजिन को भी साथ लेकर आता है और यूइन जिसके साथ सगाई करने जा रही है वो कोई और नहीं बल्कि यूजिन के साथ कई साल तक काम करने वाला ज्वान ही है। और उसी दिन भी ज्वान से काफी सालों बाद मिलती है और जब वो उससे अकेले में मिलकर बातें कर रही होती है तब वो कहता है कि मैंने इसमें सेटल होने का डिसीजन ले लिया है, मुझे यूई भी पसंद है, लेकिन लाइफ में एक अच्छी पोजीशन में जाना है और इस वजह से ही मैंने यूई को तुरंत हाँ कह दिया। अब ये सुनकर यूजिन सोचने लगती है कि अगर मैं भी जैंग से कहूंगी कि मैं उसे पसंद करती हूँ तो क्या वो मेरे बारे में गलत तो नहीं सोचेगा। इस बात को सोचकर वो बड़ी उदास होती है। यहाँ जैंग यूइन के साथ अकेले में कुछ बातें करता है। वो कहता है कि क्या तुम ज्वान को अच्छी तरह जानती हो, तुम हमारे परिवार में किसी को बताए बिना जल्दी ये सगाई क्यों कर रही हो, अगर ज्वान ने तुम्हारे पैसे के लिए तुमसे हाँ कहा होगा तो तुम क्या करोगी। अब ये सुनते यूई कहती है कि ज्वान उस किस्म का आदमी नहीं है, तुम तो ये मुझसे सवाल कर रहे हो, लेकिन क्या तुम दावे के साथ कह सकते हो कि जिस यूजिन से तुम प्यार करते हो वो तुम्हारे पैसों की नहीं बल्कि सिर्फ तुमसे प्यार करती है। और इस पे जैंग कहता है कि यूजिन ऐसी लड़की नहीं है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है ना कि मेरे पैसों से। फिर सगाई खत्म होने के बाद जैंग यूजिन एक जगह पर चलकर जा रहे होते हैं। तब यूइन उससे कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ वो सही है या गलत, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहो। और फिर इस तरह ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत वक्त बिताते हैं। अब 2 साल बाद 2013 में दिखाते हैं कि एक दिन जब यूजिन अपने काम कर रही होती है तब उसके अंकल वहां आते हैं। वो यूजिन से कहते हैं कि तुम्हारी माँ को कैंसर है, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें नॉर्मल बनाने के लिए सिर्फ एक सर्जरी करने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए काफी पैसे लगेंगे। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश करके कुछ पैसे इकट्ठा कर लिया है, लेकिन और 2-3 लाख रुपयों की जरूरत है। अब ये सुनकर यूजिन सोचती है कि मैं जैंग से पैसे मांग सकती हूँ, लेकिन उसके अंकल कह देते हैं कि हमारे गांव में जो जैंग की माँ की इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री है मैं वहां काम करता था और मैं वहां से पहले काफी लोन ले चुका हूँ और वो लोन भी मैंने इस सर्जरी के लिया था, उसे भी हमको धीरे धीरे चुकाना है। अब ये सब बातें सुनकर वो जैंग से पैसे लेने के विचार को छोड़ देती है और अब वो जिन भी लोगों को पहचानती है उन सभी को कॉल करके पैसों की मदद मांगती है। फिर काफी देर बाद अपने घर पहुंचती है और उस समय टीवी देखते हुए जैंग गेम खेलता है। वो उससे पूछता है आज तुम्हारा दिन कैसा गया और तुम उदास क्यों हो, लेकिन वो उसको कोई जवाब नहीं देती। और तब जैंग उसके पास जाकर कहता है तुम मुझसे ये बात क्यों छिपा रही हो, मुझे सब कुछ पता चल चुका है, तुम्हारी माँ की सर्जरी के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है और तुम मुझसे मांगने के लिए झिझक रही हो, मैंने पूरे पैसों का इंतजाम कर लिया है, ये लो पैसे, इन्हें रख लो। और ये कहकर उसको पैसे देता है। अब यूजिन उससे कहती है कि नहीं, अब तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। तब जैंग उससे पूछता है कि इतने पैसों का इंतजाम तुमने कहाँ से किया। वो कहती है मेरे पुराने दोस्त जुआन ने मेरी मदद की है, ये वही जुआन है जिसने यूई से शादी की होती है। तब जैंग उससे कहता है तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्या तुम मुझे कोई तीसरा आदमी समझती हो, जुआन से जो तुमने पैसे लिए हैं उसे मैं खुद वापस करके आता हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। फिर वो कुछ देर बाद अपने घर लौटता है। तब यूजिन उससे कहती है कि मेरे अंकल ने भी तुम्हारी माँ की उस फैक्ट्री से काफी लोन लिया है और मुझे भी तुमसे लिए हुए सारे पैसे चुकाने हैं और मैं वो सारे पैसे धीरे धीरे करके चुका दूंगी। और फिर जब वो अपने पास रखे हुए कुछ पैसे उसको वापस करती है तब जैंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और उन पेपर्स को फाड़कर फेंक देता है और कहता है कि मुझे इस तरह क्यों सता रही हो, तुम मुझे कभी समझते क्यों नहीं, तुम्हें मेरी कोई भी चीज को वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए ही मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मुझे अपना ना समझकर कोई और ही समझ आई हो। इतने सारे बात भी तुमने मुझे समझा ही नहीं, लेकिन तुम एक दिन जरूर समझ लोगी और उसी दिन हम एक साथ रहेंगे। अभी के लिए हम यहाँ से निकल रहा हूँ, कहकर वो चला जाता है। फिर बीजिंग में जैंग को अपने पापा की मदद से एक
अच्छी नौकरी मिल जाती है और जब बीजिंग जाने के लिए वो फ्लाइट पे बैठा होता है तब वो उसके मोबाइल को लगातार चेक करता रहता है। तब वो चाहता है कि यूजिन उसे कॉल या मैसेज करके कहे कि तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। लेकिन यूजिन का कोई कॉल या मैसेज नहीं आया था। अब जैंग भी यही सोचता है कि उसका यूजिन की जिंदगी में ना होने से वो खुश रहेगी और यही बात सोचकर वो चला जाता है। अब 2 साल बीत जाते हैं और साल 2015 में दिखाते हैं कि यूजिन जहां भी जाती है उसे अक्सर जैंग की याद आने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद वो अपने गांव के उस पुराने मंदिर में जाती है जहां लिखने के लिए काफी किताबें रखी होती हैं। तब यूजिन को याद आता है कि वहां एक किताब में पहले कुछ लिखा था और पेपर्स को ढूंढने लगती है और फिर ढूंढते ढूंढते उसको वो पेपर्स मिल जाते हैं और उसमें वो देखती है कि काफी सालों पहले जैंग ने आगी का नाम लिखा होता है और ये सब पहले 5 साल पहले हुआ था। लेकिन जैंग तब से यूजिन से सच्चा प्यार कर रहा है। अब आगी हमेशा से जैंग को गलत समझ रही थी और अब उसको समझ आ जाता है कि जैंग पहले से ही उसको बहुत प्यार करता है। अब ये सब होने के बाद यूजिन बीजिंग जाती है और साल 2015 में दिखाते हैं कि यूजिन के सभी बड़े शहरों और हाईवेज में जाकर जैंग के काम करने वाले ऑफिस को ढूंढ रही होती है। फिर एक जगह पर उसे जैंग को देखती है, लेकिन जैंग अब भी अकेला होता है और वो हमेशा उसे कभी न समझने वाले उस लड़की के बारे में सोचकर बड़ा उदास रहता है और वो लड़की कोई और नहीं पर कि यूजिन ही है। फिर आखिर में यूजिन जैंग के प्यार को समझ जाती है और इसके बाद जाहिर है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से रहकर अपनी जिंदगी बिताएंगे। बाकी दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है और अगर वीडियो और मूवी अच्छी लगी हो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं न्यू क्रिएटर हूँ, आई नीड हेल्प, डोंट फॉरगेट टू कमेंट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।